हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। और आज से हम अपने इस चैनल पे इतिहास की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। और इतिहास में आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है भारत का इतिहास। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत के उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र तक फैला यह एक उपमहाद्वीप है और इसे हम भारतवर्ष के नाम से भी जानते हैं। कई महाकाव्यों में इसे भारतवर्ष अर्थात भरत का देश भी कहा गया है तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंदुस्तान के नाम से बुलाया है या इसे हिंदुस्तान का नाम दिया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकालीन भारत तथा आधुनिक भारत। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले बात करेंगे हम प्राचीन भारत की। प्राचीन भारत, इसे भी हमने 4 भागों में, यह कहें कि ये प्राचीन भारत भी 4 स्रोतों से प्राप्त होता है। इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है 4 स्रोतों से, यानी कि 4 जो हमारे मुख्य 4 सोर्सेज हैं उनसे प्राप्त होता है। सबसे पहला है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। सबसे पहले बात करेंगे हम धर्म ग्रंथ की। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 होते हैं, जैसे कि आप सब जानते ही होंगे: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सबसे पहले बात करेंगे हम ऋग्वेद की। ऋग्वेद में इसके जो रचनाएं होती हैं उनके कॉम्बिनेशन को, उनके क्रमबद्ध ज्ञान को या उनके क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 रचनाएं हैं। इस वेद के रचनाओं के पढ़ने वाले को होतृ कहते हैं। वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जो हमारे वेद हैं, इससे आर्यों के राजनीतिक प्रणाली, उनके कार्य के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र जिन्हें जो ऋग्वेद के रचयिता कहे जाते हैं, ऋग्वेद के दूसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख किया है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का भी उल्लेख है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के दूसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है और इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है। खिल कहा जाता है। अब बात करते हैं हम, आप लोग जानते होंगे, एक हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि इस सृष्टि का जो बात का कि ब्रह्मा जी के मुख से हमारा ब्राह्मण और क्षत्रिय का उनकी भुजाओं से तथा वैश्यों का उनकी जंघाओं से और
शूद्रों का उनके चरणों से उत्पन्न माना गया है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए यानी कि एक ही स्वर में पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद में पाया जाता है या यजुर्वेद कहलाता है। इसमें मंत्र तथा बलि के समय जो नियम पालन किए जाते हैं उनका संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठककर्ता को अथर्वयु कहते हैं। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं और यह गद और पद दोनों में होता है। अब बात करते हैं सामवेद। यह गाए जाने वाली रचनाओं का संकलन है। जिन रचनाओं को हम गा सकते हैं उनका संकलन सामवेद में पाया जाता है। इसके पाठकर्ता को उद्रातु कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा गया है। अब बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद ऋषियों द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि महात्म्य आदि विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचार, विश्वास, अंधविश्वास इत्यादि का वर्णन है। एक बार और रिपीट कर दूं। अथर्ववेद ऋषियों द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण सभी जितनी भी विविध विषय हैं उनके संबंध में मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचार, विश्वास, अंधविश्वास इत्यादि का वर्णन अथर्ववेद में पाया जाता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये हैं शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में ही मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष तथा इसके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। इनकी संख्या 18 है, जिसमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। अधिकतर जो पुराण हैं सरल संस्कृत में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र इन्हें वेदों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, पर वो लोग भी पुराणों को सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में क्या करते थे? स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है।
नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी देता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियाँ बताई गई हैं। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध की जीवन की चरित्र तथा उनके अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र में ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन तथा अन्य समकालीनों के साथ उनके संबंधों का विवरण करता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। यह 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्य कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सबसे पहला प्रयास कलहन के द्वारा किया गया था। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास की संबंध में एक पुस्तक है, जिसमें कश्मीर के इतिहास ज्ञात होता है। अरबों की सिंध का विजय का वृत्तांत चचनामा में पाया जाता है, जिसके लेखक अली अहमद हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य में शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे भारत के इतिहास से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आई होगी और काफ़ी क्लियर वॉइस के साथ आपने सुनी होगी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी कैसी भी कमी लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं इसे दोबारा से सुधार कर आपके सामने पेश करूँगा। और अगर आपको यह पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, जिससे मैं आगे भी आपके लिए वीडियो लाता रहूं। आज के लिए हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगला मैं जो टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँगा वो है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ। जो हमारे भारतवर्ष के बारे में विदेशी जो हमारे यात्री हैं उनसे मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ हैं, हमारा अगला टॉपिक होगा। और मैं यह वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।